मित्रों, डिवाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इंटरेस्टिंग भी है। महत्वपूर्ण ये है कि आज हम आपको ये बताएंगे कि हाउ टू सॉल्व पार्ट बी एंड सी। देखिए, इन RAS इंग्लिश पार्ट बी एंड सी आर very important. There are 7 topics in these 2 parts and they carry 60 marks. That is 75% marks of the RAS paper are devoted to these 2 parts, part B and C. But what is important about these 2 parts is the writing skill. राइटिंग स्किल माने होता है उत्तर लेखन कौशल या उत्तर लेखन की श्रेष्ठता। ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पार्ट बी और सी है उन दोनों में आपको लिखना पड़ता है। आपको कोई ग्रामर के क्वेश्चन हल नहीं करने, आपको 2 में से कोई चुनना नहीं है, आपको तो टॉपिक लेना है और उसको आपको लिखना है। तो देखिए, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट these 2 parts is a thorough practice in writing your answers. While writing your answer, the most important thing is the writing skill. देखिए, इसके लिए हमने ये points आपके लिए बनाए हैं कि there are 7 topics in these 2 parts. They relate to comprehension and composition. कि एक हमारा टॉपिक है वो तो comprehension है, उसमें भी आपको पैसेज को पढ़कर उत्तर लिखने, तो लेखन कौशल या राइटिंग स्किल तो वहाँ भी महत्वपूर्ण है। और एक होता है ट्रांसलेशन, उसमें भी आपको अनुवाद तो करके लिखना ही पड़ेगा। इसलिए क्या है कि इन कंपोजिशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ राइटिंग स्किल, जिसको हिंदी में उत्तर लेखन की श्रेष्ठता या लेखन कौशल के नाम से जाना जाता है। In these topics, students are expected to write correct answers. तो writing skill ये देखिए कि राइटिंग स्किल हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन राइटिंग योर आंसर्स। देखिए, आई डिस्कस इन डिटेल द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल इन राइटिंग आंसर्स एंड हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। तो दीज 2 थिंग्स आर वेरी इम्पोर्टेंट एंड वी विल डिस्कस दीज 2 थिंग्स इन डिटेल टुडे। कि जो लेखन कौशल है वो इन दोनों भागों के लिए बहुत महत्व रखता है और उसी पर हम जोर देंगे और हम ये चेष्टा करेंगे कि आपको बताएं कि लेखक कौशल में सुधार किस प्रकार से होगा। अब ये देखिए, आप कहेंगे सर क्यों ऐसा है। देखिए, जनरली इट इज़ सेड दैट द आंसर बुक ऑफ ए स्टूडेंट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पर्सनालिटी। कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका है वो आपके व्यक्तित्व की एक झलक है। और आप किसके लिए लिखते हैं? इन द एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट राइट्स फॉर द एग्जामिनर। वो तो जो परीक्षक है उसके लिए लिखता है, जो आप लिखेंगे उसको परीक्षक पढ़ेगा। तो आप परीक्षक के लिए लिख रहे हैं और वो उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन करेगा या आपको अंक देगा। देयरफॉर a student should always understand the psyche of the examiner। कि मतलब आपको एग्जामिनर की मन स्थिति को समझना बड़ा ज़रूरी है। आप कहेंगे सर ये तो आप फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। फिलॉसफी की बात नहीं है। इसका अर्थ पता है क्या है? इसका अर्थ ये है कि आपको उत्तर ऐसा लिखना चाहिए जिसकी अपेक्षा आपसे एग्जामिनर करता है। एग्जामिनर कैसे उत्तर की अपेक्षा करता है? कि एग्जामिनर चाहता है क्या आपका आंसर करेक्ट हो,
टू द पॉइंट हो, आपकी भाषा संयत हो, आपकी भाषा में स्पेलिंग की मिस्टेक या जो आपके ग्रामेटिकल एरर है वो नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए, वी हैव गिवन सर्टेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स about writing skill, and they also tell you कि if you adopt these points, I adopt से मेरा अभिप्राय है कि अब अगर आप इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो आप अपने लेखन कौशल को निश्चित रूप से सुधार पाएंगे। अब ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है क्या कि फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज। फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज का अर्थ है कि आपकी भाषा में एक प्रभाव होना चाहिए। जैसे पानी बहता है, बहता हुए पानी तो अच्छा लगता है, इसी तरह आप अपने विचारों को एक प्रभाव में अभिव्यक्त करें। आपके जो सेंटेंसेस हैं ना, वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है काफ़ी महत्वपूर्ण कि देयर शुड बी नो स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर इन योर आंसर्स। देखिए दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आपकी स्पेलिंग सही नहीं है या व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ आपके आंसर में, तो वो एग्जामिनर जो है ना उसको नाराज़ करेंगे। लेकिन अगर आपकी स्पेलिंग सही है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, आपकी भाषा में प्रभाव या फ्लुएंसी है, तो एग्जामिनर खुश हो जाता है एक भाग से। ये देखिए, हमें सिर्फ अंग्रेज़ी में लिखना है, हिंदी का तो कुछ भी लिखने की हमें ज़रूरत नहीं। अनुवाद जो ट्रांसलेशन है उसमें भी हम हिंदी की अंग्रेज़ी बनाएं। तो आवर आंसर्स आर देयर ओनली इन इंग्लिश। देयरफॉर व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू और व्हाट शुड यू डू, ये एक अगला पॉइंट है कि योर आंसर शुड बी टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का आंसर पता है अर्थ क्या है कि जो पूछा गया है ना आपको उतना ही बताना है। देखिए, प्रश्न को समझिए, प्रश्न में जो कुछ पूछा गया है आपको उतना ही उत्तर देना है। टू द पॉइंट माने आंसर है। देखिए, परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ना वो होता है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, you cannot answer a question correctly। कि यदि आप प्रश्न को अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो आप सही उत्तर लिखने में सक्षम नहीं होगे। इसलिए प्रश्न को समझिए, उत्तर उतना ही लिखिए जितना लिखना ज़रूरी है। ये संबंधित है, आपको पता है, कंटेंट। कंटेंट माने जानते हो कि आपके उत्तर में आपको क्या देना है, इसको हम कंटेंट कहते हैं। कि उत्तर में, कंटेंट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आंसर शुड बी टू द पॉइंट। कि जो पूछा गया है हमें वही बताना है। इसका मतलब नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी गिवन। कि आपने एक टॉपिक तैयार किया, उस टॉपिक का उत्तर आप 10 पेज में लिख सकते हो और वो आप जो कुछ लिख रहे हैं वो सही भी है, गलत तो नहीं है। लेकिन अगर वो पूछता है कि 1857 के स्वतंत्रता जो आंदोलन था उसके कारण क्या थे, तो आपको कारण ही बताने, आपको उसका परिणाम क्या हुआ, उसकी घटनाएं कैसे घटित हुई, ये कुछ नहीं बताना है। तो ये है कि हमारा जो उत्तर है ना, चाहे वो कम्प्रीहेंशन हो, चाहे वो पैराग्राफ राइटिंग हो, चाहे लेटर राइटिंग हो, चाहे एलोबोरेशन हो और चाहे प्रेसी राइटिंग हो, उसमें हमारा जो उत्तर है ना वो टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच डज नॉट रिलेट टू द आंसर इज टू बी गिवन। कि जो तथ्य और जो सूचना उत्तर से संबंधित नहीं है वो सही है तो भी हमको लिखना नहीं चाहिए। क्यों? कि एग्जामिनर ऐसा ही चाहता है। मान लो आपने जो मांगी गई ये सूचना वो दे दी, ठीक है,
लेकिन आपने उसमें 20 या 30% ऐसी बातें लिख दी जो सही तो है लेकिन प्रश्न में पूछी नहीं गई है। तो जो आपने सही लिखा उसमें 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन एग्जामिनर आपसे नाराज़ हो जाएगा। वो कहता है कि इसमें इतनी समझ नहीं है कि क्या पूछा गया है, और आपने जो एक्स्ट्रा लिखा है उसके दो नुकसान हैं। एक तो आपके अंक जो है ना वो काट लिए जाएंगे, और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। और टाइम मैनेजमेंट RAS या किसी भी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? कि आपको पूरा पेपर जो है ना वो 90 मिनट में सॉल्व करना है, बल्कि अंग्रेजी में तो 90 भी नहीं मिलते। हिंदी 120 नंबर की होती है, इंग्लिश 80 नंबर की होती है, दोनों को 3 घंटे मिलते हैं, तो आपको वास्तव में 80 मिनट ही मिलते हैं। लेकिन क्योंकि लड़के हिंदी मातृभाषा होने की वजह उसको जल्दी हल कर लेते हैं, तो भी हम ये मानकर चलते हैं दैट ए स्टूडेंट गेट्स अबाउट 90 मिनट्स फॉर सॉल्विंग द इंग्लिश पेपर। तो आपको सारे के सारे जो हमारे ABC 3 पार्ट है ना उनको आपको 80 मिनट में हल करना है। Therefore, dear friends, the management of time is very important. Sometimes it is seen that a student knows everything. He can write the answer to all the questions, but at the end of writing answers, he realizes that there is shortage of time. कि कई बार जो है ना समय की कमी के कारण हमें आते हुए भी उत्तर छोड़ना पड़ता है, एंड दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, कि वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसा करने के लिए जो है ना, इससे बचने के लिए हमें टू दी पॉइंट आंसर देना चाहिए, और हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो एग्जामिनर ने पूछा है। मतलब देयर इज़ नो नीड ऑफ गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन ए गुड आंसर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लीन डिसेंट वोकेबुलरी। अब कहेंगे सर क्या है ये? क्लीन डिसेंट वोकेबुलरी माने होता है शब्द, उनका चयन और उनका प्रयोग। आपकी भाषा में सही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। आपकी भाषा में किताबी जो भाषा होती है ना उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। देखिए, किताबी भाषा का अर्थ होता है लिटरेरी लैंग्वेज। मान लो एक कवि जो लिखता है, या महादेवी वर्मा, उन्होंने भी जो है ना बहुत सारा जो गद्य लिखा है, प्रोज लिखी है, लेकिन उनकी भाषा तो बहुत साहित्यिक है, उसको आम आदमी समझता नहीं। तो हमें बुकिश लैंग्वेज से बचना चाहिए, और हमें जो भाषा और जिन शब्दों का हम प्रयोग करें ना, दे शुड बी क्लीन, मतलब है जिनको समझना सरल हो, एंड दे शुड बी डिसेंट, कि वो एक सभ्य आदमी की भाषा होनी चाहिए। हमारा अगला पॉइंट जो है ना वो हमारा पॉइंट है करेक्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर माने होता है वाक्य की रचना, जिसको हम संरचना भी कहते हैं। देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश और ऑल अदर लैंग्वेजेस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, की भाषा की संरचना सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे सर कैसे? कि आप अंग्रेजी लिखते हैं ना, और अगर वाक्य सिंपल या साधारण होता है तो उसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं SVO। SVO का मतलब है पहले सब्जेक्ट आएगा कर्ता, उसके बाद वर्ब आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को बिगाड़ देंगे ना, तो आपने सही शब्दों का प्रयोग करते हुए भी गलत वाक्य लिखा है। जैसे आप ये लिख दो, किल्ड राम ए स्नेक। अब आपने शब्द तो सही प्रयोग कर लिए, लेकिन आपकी रचना, आपका स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट माने कार्य के करने वाला, या जिस के बारे में बाकी वाक्य कहे गए वो राम है, वो पहले आएगा।
उसके बाद क्रिया आएगी, राम किल्ड, और किसको मारा वो ऑब्जेक्ट है ना, वो बाद में आएगा। तो देयरफॉर स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अंग्रेजी में अधिकतम 25 स्ट्रक्चर होते हैं, 25 तरह के वाक्य होते हैं। और जब आप लेखन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में ये सारे स्ट्रक्चर आएंगे, और आप उसकी गलती करेंगे तो आपका जो एग्जामिनर है ना, या आपका जो टीचर है या गाइड है, वो उनको ठीक करेगा। देखिए, जो राइटिंग स्किल है ना, इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। जो हिंदी का मुहावरा है या लोकोक्ति कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, इसी तरह राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये लेखन का जो कौशल है ना, वो मनुष्य को एक महान लेखक बना सकता है। एक बच्चा छोटा होता है, वो लिखने की प्रैक्टिस करता रहता है, और जैसे जैसे वो ग्रो करता है अपनी कक्षा में, अपने अध्ययन में, अपने आयु में, तो उसकी में सुधार आता रहता है। आपने देखा होगा कि जो महान लेखक हुए हैं ना, उनकी पहली जो रचनाएं होती है, मान लो प्रेमचंद का पहला उपन्यास, वो इतना प्रभावशाली, इतना अर्थ की गहराई नहीं रखता जितना कि उनका अंतिम था। इसी तरह दोस्तों, जो राइटिंग स्किल है उसके लिए अभ्यास या प्रैक्टिस जरूरी है। ऐसा वैसे कहा जाता है, जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम बताएंगे कि 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर सक्सेस इन RAS, कि RAS में सफल होने के 5 महत्वपूर्ण जो टिप्स है, सूत्र है, वो क्या है। और उन सूत्रों में जो लेखन है ना, राइटिंग स्किल, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ये प्रैक्टिस से आती है। और देखिए, कोई अच्छा लेखक भी है ना, वो भी जब तक प्रैक्टिस नहीं करता, जब तक जो कुछ लिखा है उसको रिवाइज नहीं करता, वो संतुष्ट नहीं होता है। जैसे मुझे देना तो नहीं चाहिए, मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। हमारे द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है, इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो RAS के लिए अधिकतर लोग खरीदते हैं, और जो हमें उसका फीडबैक मिला है, उससे हमें ये विदित होता है कि अधिकतर स्टूडेंट उसको पसंद करते। हम उसमें जो नया एडिशन है उसमें नए ऐसे देते हैं, 10-15 करंट टॉपिक्स देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स उनको पढ़कर एग्जामिनेशन में अच्छा पैराग्राफ लिख सकें। आप कहेंगे सर क्या आप बैठे बैठे पैराग्राफ लिख देते हैं? हाँ, लिख देता हूँ। मुझे अनुभव है, मेरी प्रैक्टिस है कि मैं बैठकर 10 मिनट में 200 शब्दों का पैराग्राफ 10 से 15 मिनट में लिख लेता हूँ। लेकिन मैं हमेशा किताब में जब उसको इनकॉर्पोरेट कराता हूँ या उसमें छपवाता हूँ, तो उसको मैं रिवाइज़ करता हूँ, और एक बार नहीं, मैं कम से कम उसको 2 बार रिवाइज़ करता हूँ। और रिवाइज़ करने में मैं ये पाता हूँ कि उसमें सुधार हुआ है, उसमें भाषा का भी सुधार होता है, उसमें स्ट्रक्चर भी सही होता है, उसमें फ्लुएंसी अगर कहीं नहीं है, अगर सेंटेंसेस लिंक नहीं है, तो वो हम उनको भी देते हैं। तो ये देयरफॉर प्रैक्टिस या लेखन कौशल, उसमें अभ्यास निरंतर होना चाहिए, और वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अब ये देखिए, अगला हमारा क्या है कि फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज, लिंक्ड सेंटेंसेस। इसके बारे में मैं आपको पहले शुरू में ही बता सकता हूँ कि बता चुका हूँ कि भाषा में एक फ्लुएंसी माने प्रभाव होना चाहिए, और किस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आना है इसको हमें देखना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ का कंक्लूजन देते हैं पैराग्राफ का लास्ट में, तो उसमें कौन से वाक्य आएंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये ध्यान देने की चीज़ है। अब ये देखिए, वी कम टू अनदर पार्ट ऑफ राइटिंग स्किल, which is perhaps the most important of the points we have discussed so far, and that is the content. Content का मतलब ये है कि जो हमने उत्तर दिया है
उसमें हमने क्या क्या शामिल किया है। कंटेंट तो होता है सामग्री, कि अगर आपको बनाना है दोस्तों हलवा तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। घी के बिना हलवा नहीं बनता। अब घी की जगह आप दूध डालेंगे तो वो बात नहीं आएगी। तो हमारा जो कंटेंट है ना, उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए और हमारा जो उत्तर है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। देखिए कंटेंट में है ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द कंटेंट, कि रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड राइट in your answer only what is asked by the examiner, कि आपको वही उत्तर में लिखना है, वही बिंदु, वही आपको चीज़ें शामिल करनी है जो एग्जामिनर ने पूछी है। ये देखिए हम बार बार रिपीट करते हैं कि अननेसेसरी या अनवांटेड इंफॉर्मेशन however correct it may be is not to be written in a good answer, कि अनावश्यक सूचना या अनावश्यक सामग्री चाहे वो सही हो तो भी हमको उत्तर में नहीं लिखनी चाहिए। क्यों? कि हमारा उत्तर इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि जो पूछा गया है वो ही बताएं, ज़्यादा बताइए मत। उसके दो नुकसान हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपके अंकों पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, आप एग्जामिनर आपसे नाराज़ होगा। और तीसरा है भाई आपका समय बर्बाद होगा, जो RAS की परीक्षा में आंसर लिखने में बड़ा महत्वपूर्ण है। अब ये देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ना, वो ये पॉइंट है ऑथेंटिसिटी। इसको हिंदी में कहते हैं प्रामाणिकता। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है लेखन कौशल, ये उत्तर लिखने के लिए। आप कहेंगे सर ये क्या होता है? ऑथेंटिसिटी है कि जो इन्फॉर्मेशन आप अपने आंसर में देते हैं ना, वो प्रामाणिक होनी चाहिए। प्रामाणिक का मतलब ये है कि वो कल्पना पर आधारित नहीं होनी चाहिए, वो तथ्यों पे आधारित होनी चाहिए। मान लो मैं किसी आर्टिकल का उल्लेख करता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच में, तो आपको ये कहेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ इनिशिएटेड इन सच एंड सच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में निहित है। तो जो आप ये सूचना देते हैं, जो आप उत्तर में लिखते हैं, आपका जो कंटेंट है ना, इट शुड बी ऑथेंटिक, माने प्रामाणिक होना चाहिए। प्रामाणिक, वो कल्पना पर आधारित नहीं होता। देखिए उसमें आपको हवा में नहीं उड़ना है। हवा में अगर आप उड़ेंगे ना तो आपकी हालत उस गुब्बारे की तरह हो जाएगी कि जो उड़ता है वो समझता है मैं उड़ रहा हूँ, पर उसको ये नहीं पता कि उसमें जो गैस भर रही है ना वो उसको उड़ा रही। तो इसीलिए ऑथेंटिसिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर आंसर, कि आप जो कुछ लिखें वो ऑथेंटिक होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये कंप्रीहेंशन पैसेज पे कैसे लागू होता है? देखिए कंप्रीहेंशन पैसेज पे ऐसे लागू होता है कि जो क्वेश्चन है ना उसके आंसर में जो पूछा है वही बताइए। कई बार आपको पता है कि जब आप अंडरलाइन करते हैं ना आंसर, तो आपको एक जैसी चीज़ जो है ना, एक जैसे विचार आपको दो वाक्यों में भी मिल जाते हैं। उस हालत में हमें ये देखना पड़ता है कि भाई हमसे क्या पूछा गया है, तो आप वही लिखिए। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो है प्रेजेंटेशन। इसको कहते हैं प्रस्तुतिकरण। ये देखिए मैं आपको प्रेजेंटेशन के पहले जो है ना एक बात और बताना चाहता हूँ। जो हमारा अंतिम पॉइंट है ना उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, वो है प्रपोर्शन एंड बैलेंस। प्रपोर्शन और बैलेंस जो है ना, इसका हिंदी में अर्थ जो है वह अनुपात और संतुलन। आप कहेंगे सर ये क्या होता है? अनुपात और संतुलन का ये अर्थ है कि जो आप उत्तर देते हैं ना, उस उत्तर में कौन सी चीज़ कितनी देनी है, कौन सी चीज़ कम देनी है, कौन सी ज़्यादा देनी है। जैसे अगर आपको एक निबंध लिखना है
यूज़ ऑफ मशीनरी इन एग्रीकल्चर, कि कृषि में मशीनरी का प्रयोग। तो ये देखिए कृषि में जो 20वीं शताब्दी में और 21वीं में जो मशीनरी का प्रयोग हुआ है उसने क्रांति ला दी। और मशीनरी के प्रयोग से दोस्तों कृषि जो है ना उसको बहुत फ़ायदा या एडवांटेज हुआ है। लेकिन मशीनरी के प्रयोग की कुछ हानियाँ भी हैं। तो जब ये निबंध आप लिखेंगे या आप ये पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको ये पता होगा, आप ये पढ़कर या आप इस पे जो मैटर कलेक्ट करेंगे उससे आप पाएंगे कि एडवांटेज या फ़ायदे वो तो 10 है और हानि जो है ना वो 3 या 4 ही है। तो ये होता है प्रपोर्शन एंड बैलेंस। तो अनुपात और संतुलन होना चाहिए कि आप फ़ायदे अधिक दीजिए, हानि जो है ना वो आप कम है तो उसको कम दीजिए। ये नहीं कि आप मशीनरी के खिलाफ हो तो आप हानि तो 3-4 की बढ़ा चढ़ा कर 10-11 कर दें और फ़ायदे 2-4 ही बताएं, तो वो आपका आंसर अच्छा नहीं होगा। क्यों कि हम पहले कह चुके हैं कि हमारा आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। टू द पॉइंट में एक प्रपोर्शन और बैलेंस भी होना चाहिए कि कौन सी बात कितनी कहनी है, कौन सी बात कम कहनी है, कौन सी ज़्यादा। इसी तरह से हम कहते हैं यूजेज ऑफ ए मोबाइल, कि मोबाइल के प्रयोग में हानि और लाभ। तो आप ये देखिए इसके लाभ अधिक है लेकिन इसके नुकसान भी है। तो आप जब ये पैराग्राफ लिखें तो अगर आप 10 या 15 इसके फ़ायदे बताएंगे तो जो इसकी हानियाँ है ना वो 2-4 है उतनी बताइए, उल्टा आप नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रपोर्शन एंड बैलेंस, कि अनुपात और संतुलन। तो आपके उत्तर में मित्रों अनुपात और संतुलन होना चाहिए। कौन से बिंदु एक आपके आंसर में कितने आने चाहिए उसका आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। देखिए प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन है ना, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। आप कहेंगे सर कैसे? शादी हो रही है, समझ गए, आप दुल्हन हो या दूल्हा हो, तो आप रोज़मर्रा की ड्रेस पहन के तो नहीं जाएंगे। आप मान्यवर पे जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया सूट खरीदेंगे और आप ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करोगे कि आज के महाराजा, आज के राजकुमार आप ही हो। और वो दुल्हन इतना मेकअप करके आती है कि वो समझती है, चाहे वो कैसी हो, कि वो दुनिया की सबसे सुंदर महिला है। ये प्रेजेंटेशन, ये नेचुरल है। देखिए घर में हम जो ड्रेस पहनते हैं ना, क्या हम उसी ड्रेस को पहनकर बाहर आते हैं? नहीं, हम बाज़ार में जाते हैं, चाहे कोई स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, तो हम प्रॉपरली ड्रेस होकर जाते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय, माई पर्पज इज दैट वी शुड प्रेजेंट आवर आंसर इन ए ब्यूटीफुल वे। ब्यूटीफुल का मतलब है कि हमारा उत्तर लॉजिकल होना चाहिए, उसमें क्रम होना चाहिए, कौन सी बात कहाँ कहनी है। कि आप ऐसे लिख रहे हो मोबाइल पर, सबसे पहले उसकी हानियाँ गिनाने लग जाओ, तो ये गलत है, ये लॉजिकल ऑर्डर ही नहीं है। हानि तो बाद में आएगी ना, पहले तो आप बात करेंगे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द 20th सेंचुरी, मोबाइल। उसके बाद आप बात करेंगे यूजेस ऑफ मोबाइल, फिर आप बताएंगे कि साइबर क्राइम में मदद करता है, लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, वो एंड में बताएंगे। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑर्डर। तो हमारा जो आंसर है ना वो अभी एक लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, उसका एक निर्धारित क्रम होना चाहिए। और इस तरह से अगर आप आंसर लिखेंगे ना तो मेरा पक्का विश्वास है कि आपका उत्तर सही होगा। और ये सब चीज़ें जो हमने आज बताई है ना आपको, ये आप लर्न करेंगे नॉट थ्रू गाइडेंस बट मोर you will learn from practice. Therefore, the key to success is practice. कि लेखन कौशल में सफल होने के लिए
हमें अभ्यास या प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस विल सर्टेनली मेक यू परफेक्ट and it will help you in achieving your goal. Thank you very much.